तो बेटा ये लास्ट इस रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि ईज़ ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन को समझना है। और ये हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव रिप्लेसर वाली, यानी Cl2Br2I2 के साथ रिएक्शन करेंगे। और पॉजिटिव रिप्लेसर होते हैं ये Cl2Br2I2, तो ये किसको रिप्लेस करेंगे? H पॉजिटिव को रिप्लेस करेंगे। पर अपनी मर्जी नहीं होती बेटा, जहाँ मर्जी रख दो H की जगह, ठीक है, कि कोई भी H देखा उसको हटा के Cl रख दो Br। इसका एक रूल होता है, वो रूल हमें ये फॉलो करना है, ये चीज़ कि सबसे पहले आप उस जगह से हाइड्रोजन को हटाओ कि जहाँ पे Cl रखने से वो या तो बेंजाइल बनता हो या अलाइल बनता हो। अगर बेंजाइल अलाइल दोनों हो तो फिर बेंजाइल को पहली प्रेफरेंस देनी है। और इसी तरह से अगर आपके पास 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में हो तो 3 डिग्री पे रखो, अगर वो भी नहीं है तो फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, और ये दोनों ऑप्शन में सबसे पीछे रहेंगे, तो इनका नंबर आएगा भी नहीं बेसिकली एक्चुअल में। तो ये चीज़ है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने समझा दिया था, अब मैं सेकंड एग्जांपल समझाता हूँ। अब इस सेकंड एग्जांपल में देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें ये कंपाउंड दिया हुआ है बेंजीन रिंग CH CH3 और Cl2 से रिएक्शन कर रहे हैं। आप पहली चीज़ वही याद रहनी चाहिए आपको कि Cl2 क्या होता है? पॉजिटिव रिप्लेसर होता है। तो बेसिकली Cl किसकी जगह पे आएगा? H की जगह पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब वही आने वाला है कि H कौन सा? एक H यहाँ पे हो सकता है इस CH3 में, पर इसको आपने ऐसे देखना है, ये जो CH3 वाला ये कार्बन है, ये कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? तो ये बेटा एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, मतलब ये हो गया 1 डिग्री। इसी तरह से ये CH3 देखो तो ये भी सेम ही उसी तरह से आ गया जैसे ये वाला है। तो क्योंकि ये कार्बन भी डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री हो गया। और दूसरी ऑप्शन है ये वाला कार्बन। अब ये जो कार्बन है, पहले तो ये कार्बन कौन सा है बेटा? sp3 कार्बन है। अच्छा, एक और ऑप्शन ये भी है कि ये कार्बन 3 डिग्री है। कैसे? एक कार्बन ये अटैच है, दूसरा और ये तीसरा, तो क्योंकि ये 3 कार्बन्स के साथ अटैच हो गया तो ये 3 डिग्री कार्बन भी है। लेकिन यहाँ पे 3 डिग्री से भी ऊपर एक बात है, क्या? ये जो कार्बन है, मैं एक बार इसको अलग करके बता देता हूँ। ये जो कार्बन है ये sp3 कार्बन है। क्यों? इसकी सारी बॉन्ड सिंगल है। और sp3 कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से। तो जब sp3 कार्बन सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो वो तो बेंजाइल हो जाता है। तो बेंजाइल होता है तो बेंजाइल तो ऑप्शन में सबसे आगे है, इसीलिए हाइड्रोजन आपने यहाँ से रिप्लेस करना है। ये देखो, ये ऊपर बताया ना, बेंजाइल जो है ये ऑप्शन में सबसे आगे है। तो बेंजाइल क्या होता था बेटा? वो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने रिपीट करवाया था, और अब भी आपको मैं ये कहता हूँ, अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो पॉज करके नोट्स में पहले उन चीज़ों को पढ़ लो अच्छे से। तो बेंजाइल वो होता है जहाँ पे sp3 कार्बन, जैसे कि ये sp3 है और इसके साथ बेंजीन रिंग डायरेक्ट जुड़ी हो, इसको बोलते हैं बेंजाइल। तो अब हाइड्रोजन जो रिप्लेस होगा वो यहाँ से रिप्लेस होगा, और इसीलिए ये देखो ये H यहाँ से चला गया और इस H की जगह पे कौन आ जाएगा? Cl2 से Cl आ जाएगा। तो ये देखो ये बेंजीन रिंग सेम आ गई, C भी आ गया, CH3 दोनों सेम आ गए। जो H था, H रिप्लेस हो चुका है और Cl आ गया। और ये H जो है, ये 2 Cl है ना इधर, एक Cl तो इधर H के प्लेस पे आ गया, एक Cl जो बच गया उससे मिलकर क्या बन जाएगा? HCl। तो ये चीज़ है, तो इसका ध्यान रखना है बेटा। Cl आप अपनी मर्जी से नहीं जोड़ दोगे, ये चीज़ें देखनी है। बेंजाइल अलाइल की सबसे ज़्यादा ऑप्शन है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और विनाइल फिनाइल सबसे पीछे है इस ऑप्शन में। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात भी बताता हूँ। रिंग के साथ जो हाइड्रोजन है, जैसे ये C6H5 होगा ना, यहाँ पे भी इन पोजीशंस पे भी तो हाइड्रोजन है। तो एक ये भी तो बताया था कि रिंग ग्रुप जो है वो डायरेक्टली रिंग वाले कार्बन से जुड़ा हो तो वो होता है फिनाइल। तो फिनाइल तो ऑप्शन में सबसे पीछे है, इसलिए रिंग पे तो Cl जोड़ने की बात ही नहीं पैदा होती थी। ये चीज़ है बेटा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो, अब इस क्वेश्चन में देखिए, पहले तो ये ध्यान रखना, ये बेंजीन रिंग नहीं है। कई बच्चे तो ये कंफ्यूज कर लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग नहीं है ये साइक्लोहेक्सीन है, अल्कीन है एक तरह की ये। क्यों? बेंजीन रिंग में तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड्स होनी चाहिए थी ना, इस तरह से और इस तरह से, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड्स नहीं है, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें अब एक हाइड्रोजन इधर भी है, ये भी हैं इधर, इधर भी हैं, इधर इधर भी हैं हाइड्रोजन, और ये भी हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स पे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है।
तो अब आपने बी आर को कहाँ रखना है, यानी कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। तो देखो फिर वही बात कहता हूँ, अगर आप इस सीक्वेंस में जाओ तो सबसे टॉप पे कौन है, सबसे टॉप पे आते हैं बेंजाइल या अलाइल आते हैं। ये देखो ये रहे बेंजाइल और अलाइल। तो बेंजाइल और अलाइल ढूंढो सबसे पहले, ये बेंजाइल और अलाइल हैं, इनको ढूंढो। तो बेंजाइल और अलाइल, बेंजाइल के लिए तो बेंजीन रिंग दिखनी चाहिए, तो बेंजीन रिंग तो है ही नहीं। अच्छा अलाइल के लिए क्या होता है, अलाइल में होता था कि sp3 कार्बन होगा, यानी सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन होगा, और उसके साथ डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा। तो ध्यान से देखो, तो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये दोनों sp3 होंगे बेटा। क्यों होंगे sp3? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं इनके आसपास देखो ध्यान से, आपको सिंगल बॉन्ड ही दिख रही है, डबल तो दिख नहीं रही। तो जो भी कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बनाता है सारी, वो sp3 होता है। और sp3 के नेक्स्ट कार्बन, यानी कि ये कार्बन, इस तरफ भी कह सकते हो और इस तरफ भी कह सकते हो, ये दोनों कार्बन जो हैं ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो यही तो अलाइल होता है कि sp3 कार्बन होगा और उसके नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला। तो इसका मतलब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये दोनों पोजीशंस कौन सी होगी, अलाइल पोजीशंस हो गई, ये वाली पोजीशन और ये पोजीशन। क्योंकि ये कार्बन sp3 हो गए बेटा, और इनके नेक्स्ट कार्बन पे कौन आ गया, डबल बॉन्ड वाला कार्बन। तो इसलिए, क्योंकि अब इधर आओ, सबसे ज़्यादा ऑप्शन में ऊपर कौन है, ये देखो अलाइल ऊपर है। तो अलाइल ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ पे बी आर जो है वो या तो इस पोजीशन पे जोड़ सकते हो या इस पोजीशन पे, दोनों में से किसी एक पे रख दो। ऊपर रखो, जैसे यहाँ पे ऊपर बी आर जोड़ दिया, वो भी ठीक है। अच्छा अगर इसमें ऐसे करते कि यहाँ पे इसको तो ऐसे ही रहने देते, कुछ नहीं लिखते, और बी आर इधर नीचे लिख देते, तो वो भी ठीक था, और डबल बॉन्ड सेम एज इट इज आ जाएगी। और वही चीज़ है यहाँ पे, एक और बात बता देता हूँ। अब इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन गिनो तो कैसे गिनोगे, देखो सिंपल होता है। कार्बन कितनी बॉन्ड्स बनाता है, 4। 4 में से 2 दिख रही है ना आपको, 1 और ये 2, 2 दिख रही हैं। तो जो 2 नहीं दिख रही वो हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इस तरह से गिन लिया करो, जैसे इस कार्बन पे गिनने हैं सेम वैसे ही। 2 बॉन्ड्स दिख रही हैं, 1 2, तो 2 नहीं दिख रही तो वो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये होता है। तो इसीलिए क्या होगा, चलो मेन बात आ गई। पहले तो ये अलाइल आ गए, अलाइल से हाइड्रोजन जाएगा, बी आर आएगा। तो बी आर यह है, इधर लगा लो या इधर लगा लो, दोनों कर सकते हो बेटा। और जब बी आर यहाँ पे आया तो एक एच बाहर निकला, जैसे मैंने अभी समझाया 2 एच थे, तो वो एक एच एक बी आर से जुड़ जाएगा, और हमारे पास बाय प्रोडक्ट, ये देखो बाय प्रोडक्ट कौन निकल जाएगा, एच बी आर। तो इस तरह से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने पढ़ा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि जब भी सब्सटीट्यूशन करनी है, इस सीक्वेंस को अच्छे से सीखना है, इसके अकॉर्डिंग करनी है सब्सटीट्यूशन, यानी Cl जो है वो किस कार्बन पे लगाना है, तो वो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाना होता है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, देखिए फ्लोरिनेशन। कहता फ्लोरिनेशन मतलब F2 से रिएक्शन करनी हो तो कहता रिएक्शन बहुत हो जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है। फ्लोरिनेशन हो तो जाएगी, रिएक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं होती ना, होने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन रिएक्शन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा होने की एबिलिटी रखती है, ऐसे समझ सकते हो। क्यों, फ्लोरिनेशन में होता क्या है, रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाती है। एक्सप्लोजिव मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, तभी तो लिखा है ये देखो, हाईली एक्सोथर्मिक। हैंस अल्काइल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड। इसीलिए कभी भी ऐसे मतलब सीधा रिएक्टेंट मतलब कोई रिएक्टेंट लिखा और F2 लिख दिया, ऐसे रिएक्शन नहीं करते, इनडायरेक्ट मेथड से रिएक्शन करते हैं। और यहाँ पे एक और बात जो बोली गई है कि हाईली एक्सोथर्मिक, तो वो भी मैं समझा देता हूँ। क्योंकि फ्लोरीन जो है इसका साइज़ छोटा है, तो जब कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनती है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनती है। साइज़ छोटा है ना, साइज़ छोटा है तो एटम्स पास पास होंगे, पास पास मतलब टाइटली जुड़े हैं, टाइटली जुड़ने का मतलब बॉन्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी तो एनर्जी भी तो ज़्यादा रिलीज़ होगी ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं की जाती। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट आयोडीनेशन पे बात आ गई। अब देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ऊपर भी बताया था, ये देखो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो फ्लोरिनेशन की तो प्रॉब्लम बता ही दी कि रिएक्शन तो करेगा पर फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, ये इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा जब बॉन्ड बना लेगा कि वो बाकी जो उस मोलिक्यूल में बॉन्ड्स बनी होती हैं उनको तोड़ भी देता है कई बार, तो इसलिए फ्लोरिनेशन करने का फ़ायदा नहीं है। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, आयोडीन। तो कम रिएक्टिव है ये, तो इसकी प्रॉब्लम क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो आयोडीनेशन जो है काफ़ी स्लो होगी क्योंकि रिएक्टिविटी कम है, और इवन रिवर्सिबल भी हो जाती है, यानी ये रिएक्शन रिवर्स वापस चली जाती है कई बार।
तो इसलिए आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन दोनों में प्रॉब्लम है। तो इनको कैसे बनाया जाए फ्लोराइड्स को या आयोडाइड्स को, वो आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो मेथड्स मेनली हमने पढ़े ये तीनों, ये हमारे पास क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन के लिए ईजिली यूज़ हो जाते हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट आ गया बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल वर्ड को सीख लें। तो ये मैं आपको याद हो, मैं ऐसे समझाता था बेटा +1 में कि N फॉर नेगेटिव और N फॉर न्यूक्लियोफाइल, ये याद रखो कि N फॉर नेगेटिव और N फॉर न्यूक्लियोफाइल। यानी जो N फॉर नेगेटिव का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेगेटिव मतलब सिर्फ नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल है तो पॉजिटिव कौन होगा? पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोफाइल। और जैसे मैंने नेगेटिव का समझाया कि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स होना, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो हैं वो न्यूक्लियोफाइल हैं। तो इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज का होना या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होंगी उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, ये होता है। अच्छा, और ये जो रिएक्शंस होती हैं ये जनरली किसकी प्रेजेंस में होती हैं? दीज रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। लुईस एसिड कैटलिस्ट करवाते हैं इनको, जैसे FeCl3 एनहाइड्रस और AlCl3 एनहाइड्रस। लुईस एसिड्स क्या होते हैं वो भी आना चाहिए आपको। लुईस एसिड्स खुद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ही होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये FeCl3 ये लुईस एसिड है, क्यों? Fe ने 3 बॉन्ड्स बनाई हैं बेटा Cl के साथ। तो 3 बॉन्ड्स बनाने का मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 में कितने आएंगे? 6 मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये चीज़ होती है बेटा। और हाँ, आगे कुछ जो टॉपिक करोगे उससे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जो +1 में पढ़ी थी, यहाँ पे फिर बता रहे हैं। +R इफेक्ट की बात हो रही है तो आपको ये पता रहना चाहिए बेटा +R इफेक्ट कौन शो करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो, प्लस का मतलब क्या है? डोनेशन से। प्लस मतलब अच्छी बात मतलब डोनेशन। तो जो डोनेट कर दें इलेक्ट्रॉन्स को वो +R इफेक्ट शो करेंगे। और डोनेट करेगा कौन? डोनेट वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंपल बात है, डोनेट कौन करेगा? डोनेट वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है कि जो लोन पेयर्स वाले स्पीसीज होंगी वो आ जाएंगे इसमें। देखो जैसे ये OH आ गया, OH में ध्यान दो, O पे 2 लोन पेयर्स आते हैं इस तरह से, तो इस तरह से होता है OH। और इसी तरह से NH2 में N पे 1 लोन पेयर है। X मतलब हेलोजन्स आ गए, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ गए। तो ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे क्या है? लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर्स होते हैं जैसे आप देख पा रहे हो। अच्छा, और एक और एक्सेप्शन याद रखना बेटा, एक +R इफेक्ट में CH3 ग्रुप आएगा, यानी CH3 ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो वो +R इफेक्ट में बोलना होता है। ये एक्सेप्शन है एक तरह से, और इसको अभी तो आप याद रखो +1 में इसका रीज़न दिया हुआ है, एक हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता था उसके अकॉर्डिंग होता है ये। पर चलो आप सिंपल ऐसे याद रखो कि +R में कौन कौन आएंगे? जिन पे एटम्स पे लोन पेयर्स होंगे। और अब इसमें एक और बात ऐसे भी बोल सकते हो कि जो फ़ोन या कल बरात आई से स्टार्ट होते हों, तो जो फ़ोन या कल बरात आई से स्टार्ट होंगे उन पर लोन पेयर ज़रूर होंगे। हाँ, एक CH3 याद रखना, वो एक्सेप्शन है। अच्छा, दूसरा आ गया -R इफेक्ट। अब जस्ट जैसे प्लस मतलब डोनेशन, माइनस मतलब मांगने वाला, जो इलेक्ट्रॉन खींच ले या खुद ले ले इलेक्ट्रॉन दूसरे से, तो वो आएंगे इसमें -R में। और इसमें देखो बड़ा आसान है, +R में वो आएंगे जो ON क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से स्टार्ट होते हों, जो कार्बन से स्टार्ट ना होते हों। हाँ, एक एक्सेप्शन है CH3। -R में वो आएंगे जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड याद बता रहा हूँ, एक एक्सेप्शन NO2, ये याद रखनी है आपने। जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं COH, CHO, CO, CN, कार्बन से स्टार्ट होने वाले सारे -R में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि बेटा ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन पे लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, उल्टा गेन करेगा, तो इसलिए ये -R में जाएंगे। हाँ, एक्सेप्शन कौन है? NO2। और NO2 का मैं बता भी देता हूँ कि NO2 क्यों -R में है। मतलब एक्सेप्शन इस वे में कह रहा हूँ मैं बेटा कि -R में कौन आएंगे। ट्रिक आपने दिमाग में ये उठानी है कि जितने भी ग्रुप कार्बन से स्टार्ट होते हैं वो सारे -R में जाते हैं। एक ही एक्सेप्शन है NO2। और NO2 क्यों -R में जाता है? क्योंकि एक्चुअल NO2 ऐसे होता है बेटा, देखो यहाँ पे N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये N पे पॉजिटिव चार्ज, ये डेटिव बॉन्ड होती है एक तरह से, ऐसे भी समझ सकते हो। तो
इस n को देखो, इस n पे क्या लोन पेयर है? नहीं है। तो क्योंकि इस n पे लोन पेयर है ही नहीं तो डोनेट कैसे करेगा, और डोनेट नहीं कर पाएगा तो ये प्लस आर में हो ही नहीं सकता, फिर ये माइनस आर में ही जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे ऐसे चले जाते हैं, इस तरह से होता है इसमें। तो ये है बेटा मेन बात। मैं फिर फाइनली रिपीट कर रहा हूँ, प्लस आर में कौन से ग्रुप आएंगे? जो कार्बन से स्टार्ट नहीं होते हैं, ऐसे याद कर लो, OH, NH2, एक एक्सेप्शन याद कर लो CH3 वाला। माइनस आर में कौन आएंगे? जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, COH, CHO, CN, एक एक्सेप्शन वहाँ याद कर लो, NO2, ये है। अच्छा, प्लस आर ग्रुप क्या करते हैं? प्लस हैं, प्लस मतलब डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो अगर बेंजीन रिंग के साथ लगे हों प्लस आर तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो रिंग पे कैसा चार्ज बढ़ जाएगा? नेगेटिव। और अगर रिंग पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल ये देखो कैसा होता है? पॉजिटिव। तो अगर रिंग पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की एबिलिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए हम ये कहते हैं बेटा कि प्लस आर ग्रुप जो है एक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन रिंग को। एक्टिवेट का मतलब यही है कि रिंग पे पॉजिटिव के अटैक की एबिलिटी, यानी इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की एबिलिटी बढ़ा देना। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, यानी इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव के अटैक की एबिलिटी बढ़ा देना। एंड डायरेक्ट द इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि और पर वो जो पॉजिटिव होगा यानी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जाएगा कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस में जाएगा। तो ये ऑर्थो पैरा पोजिशंस का भी मैं आगे बता दूंगा जैसे एग्जाम्पल आएगा कोई। चलो आगे बात करते हैं, माइनस आर पे आ जाओ। अब माइनस आर, माइनस लगा हुआ है बेटा, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो अगर माइनस आर ग्रुप रिंग से जुड़ गया तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे तो रिंग पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव की पॉजिटिव पे अटैक करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि माइनस आर ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट मतलब रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और ऐसे केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थोपैरा पे नहीं जा पाता, क्योंकि ऑर्थोपैरा पे पॉजिटिव चार्ज बना होता है। वो कहाँ जाता है? फिर मेटा पोजिशंस पे जाता है। तो ये जो मैंने टॉपिक समझाया बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात समझाई है और इसको अच्छे से समझना। देखो चलो आगे रिएक्शंस आ गई बेटा। देखो रिएक्शंस में ये टोलिन है, इसको क्या कहते हैं? टोलिन। और रिएक्शन किससे हो रही है? Cl2 से। अब पहले तो Cl2 याद कर लो। Cl2 कैसा रिप्लेसर है? पॉजिटिव रिप्लेसर, यानी किसकी जगह पे आएगा? H पॉजिटिव की जगह पे आएगा। लेकिन कभी भी ध्यान देना, Cl2 भले ही है, लेकिन अगर लुईस एसिड लिखा हुआ है यहाँ पे तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में हमेशा रिंग पे रिएक्शन करवानी है। कहाँ पे? रिंग पे। यानी Cl जो जाएगा वो ठीक है H की जगह तो जाएगा, लेकिन कहाँ, कौन से H की जगह? कभी भी इस वाले H पे नहीं जाएगा, वो रिंग पे जाएगा। और रिंग पे कौन सी पोजीशन पे जाएगा वो इसको देखकर पता करना है। क्या पता करना है? ये चीज़ देखनी है, ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आर या माइनस आर। तो चलो ऊपर देख लो एक बार, ये देखो CH3 कहाँ है बेटा? प्लस आर। और प्लस आर क्या होते हैं? ये देखो, ये भी कहा आपने कि प्लस आर जो हैं एक्टिवेट मतलब रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे और ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे भेजेंगे। तो इसलिए जब मैंने Cl2 से रिएक्शन करी तो Cl2 पॉजिटिव रिप्लेसर है। पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव की जगह पर आएगा, लेकिन कौन सी H पॉजिटिव की जगह? रिंग पे आएगा, क्योंकि लुईस एसिड है। लुईस एसिड होगा तो रिंग पे करवानी है रिएक्शन हमेशा। तो अब कौन सी पोजीशन पे? तो देखो पहले तो पोजीशन समझ लो, ये रिंग के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है ना, जिस भी पोजीशन, जब बेंजीन रिंग पे ग्रुप लग गया, कहीं पे भी लगा हो, तो उस ग्रुप की अगली दो पोजीशंस, यानी एक ये और एक ये ऑर्थो होती हैं बेटा। उसकी अगली दो पोजीशंस यानी एक ये और एक ये मेटा होती हैं, ये वाली। और एक पोजीशन जो ठीक जो ग्रुप लगा होता है उसके अपोजिट में आती है वो पैरा होती है। तो इस तरह से होता है। तो अब क्या होगा? ये CH3 ग्रुप कैसा है? प्लस आर। और प्लस आर कहाँ भेजते हैं बेटा? ऑर्थो और पैरा पे। ये जस्ट एक पॉइंट ऊपर समझाया बेटा आपको। तो इसलिए Cl जो है वो एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, यानी इस पोजीशन पे। और ये देखो जैसे ये बना दिया हमने, ये आ गया, ये ऑर्थो पे आ गया। बेंजीन रिंग सेम आ गई बेटा, CH3 भी सेम आ गया। ऑर्थो पे हमने ये देखो ये Cl लिख दिया, तो ऑर्थो पे आ गया Cl। और ये बन गया ऑर्थोक्लोरोटोलिन। और माइनर का मतलब क्या है? ये कम अमाउंट में बनेगा। कम क्यों बनेगा? ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है ज़्यादा? तो वो भी यहाँ समझाया हुआ है। ये देखो एक CH3 और ये Cl।
तो CH3 में जो एटम्स हैं, उन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। रिपल्शन से मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आती है, और अनस्टेबल है तो कम बनेगा बेटा, और इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं। ये मैंने पहले भी समझाया है। यानी एक ग्रुप के एटम्स के इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को जो रिपेल करते हैं, इसी को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया, और ऐसे ही एक बार Cl जो है वो पैरा पे भी जुड़ सकता है बेटा। तो ये देखो, ये CH3 सेम आ गया, बेंजीन रिंग सेम आ गई, और Cl जो है वो कहाँ जुड़ गया, पैरा पोजीशन पे। ये देखो इस तरह से ये आ गया बेटा, और इसका नाम भी देखो, इसका नाम क्या आ गया, पैरा क्लोरोटोलिन, और ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। मेजर क्यों हो गया? क्योंकि ये CH3 और ये Cl दूर दूर हो गए। अब दूर दूर हो गए, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाएंगे, तो ये होता है। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया हमारा बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन I2 से करने को कह रहा है। तो सेम I2 क्या है, पॉजिटिव रिप्लेसर है, तो H पॉजिटिव की जगह आएगा। पर अब यहाँ पे कोई ना लुईस एसिड वगैरह लिखा है, ना कोई ऑप्शन है, तो वो H पॉजिटिव यहाँ पे है ना, हर एक पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन है। देखो जैसे ये कार्बन है ना, इस कार्बन की कितनी बॉन्ड्स दिख रही हैं आपको, 3, एक ये और 2 इधर, तो 3 हुई, तो 4 होनी चाहिए, तो एक हाइड्रोजन है। तो ऐसे हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। तो I जो है वो I2 पॉजिटिव रिप्लेसर होता है, तो H पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, और क्योंकि हर पोजीशन पे एक एक H है, तो किसी भी एक जगह पे H को रिप्लेस करके आ जाएगा, और I2 बेंजीन बन जाएगा। और जो H यहाँ से निकलेगा, वो जो I पीछे बच जाएगा, उससे जुड़कर HI बना देगा। पर इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, ये एरो बनाए हुए हैं, ये एरो क्या होते हैं, रिवर्स हो जाना, रिवर्सिबल रिएक्शन के मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जा सकती है रिएक्शन, और वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स भी बदल सकते हैं। तो ये चीज़ है बेटा, तो वही यहाँ पे बताया है। और इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी समझते हैं। देखो होता क्या, ये जो HI बना, अब ये कई बार बोल चुका हूँ, H और I की जो बॉन्ड लेंथ है, ये बहुत लंबी बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ लंबी है मतलब इन दोनों एटम्स, ये दोनों एटम्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, तो दूर हैं तो पक्के नहीं जुड़े हुए, ये कच्चे से जुड़े हुए हैं, यानी ये बॉन्ड है वीक। तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाती है, ये जो H और I के बीच की बॉन्ड है ये आसानी से टूट जाती है, और जब टूट जाती है तो ये क्या करता है, HI जो है ये वापस इस रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। यानी होता क्या है बेसिकली कि H और I के बीच की जो बॉन्ड है ये टूट जाती है, और टूट कर मिलता है हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये HI क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये आसानी से बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन देता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, तो ये इसकी रिडक्शन कर देगा, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये अपना हाइड्रोजन वापस इधर ऐड कर देगा, और साथ में बड़े ध्यान से सुनो, रिडक्शन का एक मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होता है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन ऐड कर देगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी I को वापस रिमूव कर देगा, और I2 बना देगा, और H यहाँ पे ऐड हुआ तो वापस से बेंजीन बना दी। तो ये रिएक्शन इस तरह से रिवर्स हो जाती है। तो ये चीज़ है, ये देखो, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान दें बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि H और I की बॉन्ड वीक है। वीक है तो ये टूट जाती है, सॉरी ये बॉन्ड जल्दी से टूट जाती है तो H दे देता है, और जो H दे वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा, एंड इट रिड्यूस, और ये क्या करेगा फिर, आइडोबेंजीन को, यानी ये जो बनाया हुआ है आपने, इसकी रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देगा और I को रिमूव कर देगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, H को दे देगा तो वापस से बेंजीन बना देगा। ये देखो बेंजीन बना दी उसकी। द प्रोसेस कैन बी मेड इरिवर्सिबल बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3 और HNO3। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, कहता पर इस प्रोसेस को आप रिवर्स जाने से रोक भी सकते हो। कैसे? तो देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करना है नेगेटिव चार्ज डाल दो, एसिड ख़त्म करना है बेस डाल दो, वही बात एज इट इज़ यहाँ लगाओ बेटा। ये है रिड्यूसिंग एजेंट। प्रॉब्लम रिएक्शन को रिवर्स कौन कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसकी रिडक्शन करके वापस बेंजीन बना देता है। तो आप इस रिड्यूसिंग एजेंट को ख़त्म करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या ऐड कर दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको न्यूट्रल कर देगा या इसको ख़त्म कर देगा, तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। तो वही इसने कहा कि प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाना है, मतलब वापस रिवर्स ना हो, तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो, जैसे HiO3 और HNO3। और ये HiO3 और HNO3 किसको खा जाएंगे यानी किसको ख़त्म कर देंगे, HI को। और HI को मौका ही नहीं देंगे कि वो इस रिएक्शन को वापस रिवर्स कर सके। जैसे कि ये देखो, ये समझाया भी है,
एच आई किससे जुड़ गया, HiO3 से, तो ये बन जाता है बेटा I2 अलग हो जाता है, ये 5 आई थे, इधर एक आई था 6 हो गए, 3I2 अलग हो गया और H2 अलग बन जाता है। तो ये चीज़ है बेटा इसमें।